नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा उपहार दे दिया या पुरस्कार दे दिया, यानी कि बी आर गवई साहब ने जाते-जाते मतलब अब आज को छोड़ के उनके पास अब केवल 1 दिन बचा है। उनकी जो टेन्योर है वो 24 तारीख को समाप्त हो रही है। 24 तारीख को मंडे है, 24 तारीख को उनका जो रेफ़रेंस इत्यादि हो जाएगा, यानी 24 तारीख को वो हियरिंग नहीं कर सकते, तो आज उनका सेकंड लास्ट डे था, यानी कि 21 तारीख को उनका लास्ट डे ऑफ हियरिंग है, फ्राइडे। सैटरडे, संडे छुट्टी है और 24 तारीख को वो रिटायर हो जाएँगे। तो जाते-जाते उन्होंने सरकार को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया है। हालाँकि इससे पहले 1 दिन पहले एक काम और भी हुआ है जिसमें कि जो आपका ट्राइब्यूनल्स के बारे में एक जो फैसला दिया है, उसमें उन्होंने एक प्रकार से ये कह दिया कि भाई अगर हमने कोई फैसला दे दिया है और उसको ओवरराइड करने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाया जाता है तो वो इम्परमिसिबल है, क्योंकि जुडिशरी का जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व है। लेकिन वो मैटर छोटा-मोटा है और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो बड़ा मैटर है वो ये है कि भई तमिलनाडु वाले केस में, यानी तमिलनाडु में जो इश्यू था, और इश्यू क्या था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें एक जस्टिस हमारे पार्डीवाला जी की बेंच थी। तो जस्टिस पार्डीवाला और मेरे ख्याल से जस्टिस महादेवन थे उसमें, उन्होंने दोनों ने मिलके तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उलट-पुलट के रख दिया था। 2 जज बेंच में। 2 जज बेंच में नॉर्मली ये माना जाता है कि भई अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो फिर उसको 5 जज की बेंच को मिनिमम रेफर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाता है। जब वहाँ पर 6 जज हुआ करते थे तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की होती थी, अब 34 हो गए, अभी भी 5 की होती है। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि भई जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसका उसकी संख्या क्या केवल 5 ही होनी चाहिए? क्यों नहीं उसकी संख्या 9 या 11 होनी चाहिए? आज तक जो सबसे बड़ी बेंच बनी है वो 13 जजेस की बनी है, यानी कि केशवानंद भारती के केस में। अब आते हैं हम जो इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ क्या थे? तमिलनाडु में क्या हुआ था साहब कि तमिलनाडु में कोई 10 एक ऐसे लेजिस्लेशंस थे जो लंबे समय तक पेंडिंग रखे थे। पहले तो वहाँ के गवर्नर ने फिर उनको वापस कर दिया था, और जब वो वापस रिटर्न कर दिया था, पहले तो विथहोल्ड करके और फिर उसको रिटर्न करके, रिटर्न करने के बाद में फिर उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए वापस रिज़र्व कर लिया। तो इस पर तमिलनाडु सरकार गई सीधे-सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक महान कार्य करते हुए ये कहा कि भई इसमें बहुत समय लगा दिया गया है, तो इसलिए इतना लंबा समय होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि टाइमलाइन्स प्रिस्क्राइब कर दी कि जो भी बिल्स आते हैं गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास, उनको एक फिक्स टाइमलाइन में तय करना पड़ेगा, और अगर फिक्स टाइमलाइन में तय नहीं करेंगे तो डीम्ड एसेंट मान लिया जाएगा। यानी ये मान लिया जाएगा कि डीम्ड एसेंट है, और डीम्ड एसेंट के साथ-साथ में उन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु के बिल को ये कहा कि बिना गवर्नर के सिग्नेचर के आप इसका नोटिफ़िकेशन कर सकते हो। भाई तो गज़ब का मामला कर दिया, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 142 धारा 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, आर्टिकल 142 उसको उपयोग में लाते हुए पूरा का पूरा संविधान जो है वो उलट-पुलट करके रख दिया। तो और ये भी कहा कि भई जो प्रेज़िडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो भी रिज़र्व किए जाते हैं मैटर, उसको रेफ़र किया जाए सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि उनका मानना है कि साहब कि कोई जो प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, उनको कोई लीगल नॉलेज नहीं होती। लीगल नॉलेज दुनिया में केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को होती है और किसी को नहीं होती। तो इसको फिर एक 14 पॉइंट का रेफ़रेंस बनाया। ये 14 पॉइंट का रेफ़रेंस मई में ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। रेफ़रेंस ज्यूरिसडिक्शन होता है एक अलग से, आर्टिकल 143, उस रेफ़रेंस ज्यूरिसडिक्शन में इसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और उसमें 14 क्वेरीज़ जो हैं वो फ्रेम की गई। और 14 क्वेरीज़ जो थी, वो बेसिकली उनको मैं अगर समराइज़ कर दूँ, तो ये था कि भई जो डिस्क्रिशन है, नंबर 1 ये था उसमें पॉइंट का, जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, क्या वो जस्टिशिएबल है? मतलब क्या उसको कोर्ट में एग्ज़ामिन किया जा सकता है?
और दूसरा प्रश्न जो था कि क्या टाइमलाइन्स प्रिस्क्राइब की जा सकती है, और ये भी था कि भई जब गवर्नर के सामने बिल आता है तो उनके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस है, जो 4 बताए गए हैं, उनका क्या स्टेटस है? 4 बताए गए हैं कि या तो वो असेंट करे, यानी स्वीकार स्वीकार करे, या वो असेंट को विथहोल्ड करे, या उसको रिटर्न करे, या उसको वापस करे, या उसको रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को भेज दे। और फिर उसके बाद इसमें ये आया कि भई मैंने आपको बता दिया जस्टिसेबल है या नहीं है, ये गवर्नर के बारे में भी, और ऊपर प्रेसिडेंट के बारे में भी आ गया। और फिर मेजर क्वेश्चन जो था वो टाइम लिमिट्स का था। टाइम लिमिट्स के बाद में फिर ये कि भई प्रेसिडेंट क्या एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से लेना ज़रूरी है कि रेफरेंस में अगर आता है तो? और फिर आया कि भई कि क्या किसी भी बिल को एग्ज़ामिन किया जा सकता है जब तक कि वो लॉ नहीं बन गया हो? यानी लॉ बनने के पहले बिल की स्टेज पर क्या उसको एग्ज़ामिन किया जा सकता है? फिर 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे थे कि भई एक तो ये था कि क्या 142 में आप इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हैं? फिर ये था कि अ, गवर्नर की एसेंट के बिना क्या कोई बिल जो है वो कानून बन सकता है डीम्ड एसेंट के माध्यम से? फिर एक ये आया था कि भई 145(3) कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच से तय होना चाहिए। और उसके बाद ये था कि भई कि कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके कोई निर्देश दिए जा सकते हैं, और फिर ये था कि क्या स्टेट्स जो हैं, वो आर्टिकल 131 के अतिरिक्त जुरिसडिक्शन में, जैसे ये रिट में आ गई और रिट में एंटरटेन कर लिया गया, ये हो सकता है। इसमें बड़े स्पष्ट उत्तर दिए हैं। एक उत्तर मैं कहूँगा कि एक उत्तर जो है, वो बैलेंसिंग दिया है, और बाकी सारे के सारे उत्तर जो हैं, वो दिए हैं केंद्र सरकार के पक्ष में। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने आंसर ही नहीं किए। जो 2 क्वेश्चन उन्होंने आंसर नहीं किए वो ये थे कि भई क्या इस तरह का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो 5 जजेस की बेंच से ही डिसाइड होना चाहिए। उन्होंने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया, अनआंसर्ड। और दूसरा कि क्या स्टेट्स जो है वो 131 के अतिरिक्त किसी और माध्यम से कोर्ट में आ सकती हैं? 131 में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और स्टेट सेंट्रल डिस्प्यूट्स, वो आर्टिकल 131 कहता है कि वो बाय वे ऑफ सूट, सिविल सूट के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्ट आ सकते हैं। तो उसको भी उन्होंने अनआंसर्ड छोड़ दिया, जो मेरे विचार से उनको अनआंसर्ड नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये जो टेंडेंसी हो गई है स्टेट्स की कि हर मामले में सेंटर को डिफाई करें और फिर उसके बाद फिर रिट जुरिसडिक्शन में आ जाएँ और रिट एंटरटेन हो जाए, ये एक गलत परंपरा है। आई थिंक कोर्ट मिस्ड चांस टू पुट अ स्टॉप टू दैट रॉन्ग प्रैक्टिस। बाकी एक तो उन्होंने कहा कि भई ये जो 4 जो हैं ऑप्शंस, मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए, वो 4 ऑप्शंस इफेक्टिवली 3 ही हैं। यानी उन्होंने कहा कि विथहोल्डिंग द एसेंट का जो नेचुरल रिजल्ट है, वो रिटर्न ऑफ द बिल ही होता है। विथहोल्डिंग द एसेंट का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। तो ये एक, मैं कहूँगा यही बैलेंसिंग टाइप का दे दिया। और जहाँ तक ये कहा कि भई क्या उनका जो डिस्क्रिशन है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हो सकता है, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जो आर्टिकल 200 में जो जुरिसडिक्शन है गवर्नर का, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस कोर्ट नहीं कर सकती। केवल एक लिमिटेड इंटरफेरेंस उन्होंने अलाउ किया है कि भई बहुत लंबे समय तक यदि कोई बिल पेंडिंग है, तो वो लिमिटेड इंटरफेरेंस ये हो सकता है कि भई गवर्नर को मैंडेमस जारी किया जा सके कि इस बिल को शीघ्र वो निपटाएँ। उसके बाद गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कि यदि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है। आर्टिकल 361 में देयर इज एन एब्सोल्यूट बार टू द जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पर्पस
ऑफ गिविंग अ डायरेक्शन वेयर देयर इज इनऑर्डिनेट डिले। अभी इनऑर्डिनेट डिले को इन्होंने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई गवर्नर को भी, ये तो एक जानी मानी बात है कि भाई गवर्नर को भी कोई साल साल भर तक एक बिल को पटके नहीं रखना चाहिए। यदि आप उससे सहमत नहीं है या आपको लगता है कि कुछ वहां पर उल्लंघन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन अब नहीं है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन विदहोल्डिंग वाला जो है वो बड़ा एक वेग सा है। यानी यहाँ पे यही होता है ना कि जब अंग्रेज़ों की लैंग्वेज को आप एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लेते हो और बाद में उसको क्लैरिफ़ाई नहीं करते हो, तब इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन आपको रिज़र्व करना है तो अपने रीज़न्ड स्पीकिंग ऑर्डर के साथ में आप प्रेज़िडेंट के लिए रिज़र्व कर सकते हैं, उसको मेरिट पर एग्ज़ामिन नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल 361 की जो बार है वो पूरी तरह से मानी गई। फिर टाइमलाइन्स की बात आई। टाइमलाइन्स की जो बात आई, उस टाइमलाइन्स में भी ये कह दिया कि भई कोर्ट जो है वो टाइमलाइन्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। बस वही वो लिमिटेड वाली बात आई कि साहब कि वो जो लिमिटेड टू गिविंग डायरेक्शंस, कि भई डायरेक्शंस दें कि उनको आप इसको जल्दी करें। इस तरह की बात आ सकती है। जो एक बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा जाए जब कोई बिल गवर्नर रिज़र्व करता है प्रेज़िडेंट के लिए, तो वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ली जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया, सेंटर के पक्ष में डिसाइड कर दिया कि नहीं, सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेज़िडेंट इज़ सफिशिएंट। इफ देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी और नीड फॉर एडवाइस, द प्रेज़िडेंट मे रेफर। तो ये प्रेज़िडेंट की पावर है, उसमें उनके ऊपर इम्पोज़ नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद जो है कि भई लॉ कमिंग इंटू फोर्स से पहले बिल की स्टेज पर इसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर 10वां है कि डीम्ड एसेंट वगैरह नहीं दी जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ऑर्डर्स ऑफ और बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड इन एनी मैनर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इससे जो है हमारे भाई लोगों को, यानी इंडी वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि केरला और कर्नाटका और कई सारे जो थे उन्होंने आके और इस रेफरेंस को अपोज किया था। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है और सेंटर को एक प्राणवायु मिली है आज। बधाई हो उनको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।